दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिग को कैसे बनाया गया और ट्रांसपोर्ट किया गया। ये ऑफशोर ऑयल रिग 16 मंजिला बुलंद है। चौड़ाई में 2 फुटबॉल स्टेडियम्स के बराबर है। इसका वजन हैरत अंगेज तौर पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा है। इस साहिल प्लेटफॉर्म को एपोमेटिक्स कहा जाता है, जो इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में लुइसियाना के साहिल से 130 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ मेक्सिको में वाक़िया है। लेकिन इसकी कहानी का आगाज चंद साल पहले हजारों मील दूर साउथ कोरिया से हुआ था, जहां हजारों वर्कर और इंजीनियर्स इस हाई प्लेटफॉर्म की तैयारी में मसरूफ थे। पूरे 7 सालों की मेहनत के बाद जब एपोमेटिक्स मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया, तो इंजीनियर्स को एक ऐसे चैलेंज का सामना करना पड़ा जो वो अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा फेस कर रहे थे। मसला ये था कि इस देव कामत स्ट्रक्चर को साउथ कोरिया से गल्फ ऑफ मेक्सिको तक रवाना करना था। इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मरीन ट्रांसपोर्ट वेसल मंगवाया गया। एपोमेटिक साइल प्लेटफॉर्म को उठाकर इस वेसल पर रखना एक ऐसा मुश्किल काम था जिसमें कम से कम 7 दिन लगने थे। लेकिन अचानक इन्हें ये खबर मिली कि पैसिफिक ओशन में एक तूफान पैदा हुआ है और उस तूफान ने सुपर टाइफून की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस लेवल का टाइफून सिर्फ 20 सालों में एक मरतबा पैदा होता है। 315 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से घूमता हुआ ये टाइफून अगले 7 दिनों के बाद किसी भी वक्त साउथ कोरिया के साहिल से टकरा सकता है। और ये बात तो सब जानते हैं कि जब कोई सुपर टाइफून हमला करता है तो वो नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं जाता। वर्कर्स, इंजीनियर्स और ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स के लिए अब चैलेंज ये था कि 7 दिनों का काम सिर्फ 3 दिनों में मुकम्मल करना था। अगर 3 दिनों के अंदर एपोमेटिक साइल प्लेटफॉर्म को शिप यार्ड से उठाकर इस मरीन वेसल पर ना रखा गया तो सालों की मेहनत जाया भी हो सकती है। ये एक ऐसा मसला था जिसने नीचे के वर्कर्स से लेकर ऊपर की सारी मैनेजमेंट तक सबको हिला कर रख दिया। नाजरीन, ये ऑयल प्लेटफॉर्म शेल ऑयल कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और यही वजह है कि इनके पास छोटी सी गलती की भी गुंजाइश नहीं थी। सुपर टाइफून को अवॉइड करने के लिए और एपोमेटिक्स को वक्त से पहले रवाना करने के लिए बचा कुचा काम पूरा करना बहुत जरूरी था। इस काम के लिए वर्कर्स की एक इजाफी टीम बुलवाई गई। वर्कर्स ने दिन रात मेहनत करके एपोमेटिक्स को ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैनेजमेंट मीट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर सुपर टाइफून की हर हरकत पर गहरी नजर रखे हुए थे। उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद ये सुपर टाइफून अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, लेकिन इनकी उम्मीदों पर तो जैसे पानी ही फिर गया जब इनको पता चला कि सुपर टाइफून पैसिफिक ओशन से सीधा साउथ कोरिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। उधर वर्कर्स ने जी जान लगाकर सिर्फ 3 दिनों के अंदर एपोमेटिक्स का सारा काम मुकम्मल कर लिया। अब मरला ये था कि इस दियो कामत स्ट्रक्चर को उठाकर फ्लोटिंग डॉक पर रखने का। इस पूरे स्ट्रक्चर का वजन 41,000 टन बताया जा रहा था। हैरत की बात यह है कि जितना स्टील इस साइल प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल हुआ, इतना तो दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा में भी नहीं लगा था। बड़े बड़े हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से एक एक इंच करके इसको धकेला गया और फ्लोटिंग डिवाइस डॉक पर रख दिया गया। डग बोट्स की मदद से फ्लोटिंग डॉक को खींचकर शिपयार्ड से दूर ले जाया गया, जहां से इसको मरीन वेसल में लोड किया जाना था। ये दुनिया की सबसे बड़ी मरीन ट्रांसपोर्ट वेसल है जो 98,000 टन का वजन उठा सकती है और इसी पर एपोमेटिक्स को दुनिया के दूसरे कोने गल्फ ऑफ मेक्सिको तक जाना था। अगली सुबह एपोमेटिक्स को फ्लोटिंग डॉक से उतार दिया गया। अब ऑयल प्लेटफॉर्म पहली बार पानी पर फ्लोट करने लगा था। डग बोट्स की मदद से प्लेटफॉर्म को मजीद डीप वाटर तक खींचा गया, जहां ये मरीन वेसल पहले से इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ सुपर टाइफून तेजी से साउथ कोरिया की तरफ बढ़ता जा रहा था और मैनेजमेंट के सिर पर एक तलवार लटक रही थी। अब सुपर टाइफून सिर्फ 48 घंटे दूर था। जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे समंदर की निशानियां भी उभरने लगी थी। समंदर में हवाओं और लहरों का सिलसिला बढ़ रहा था, जो एपोमेटिक्स के लिए एक खतरे की निशानी थी। अगला लम्हा बहुत ज्यादा नाजुक था। ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल पर लोड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। इसके लिए वेसल अपने अंदर मौजूद वाटर टैंक्स में पानी इनटेक करती है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर चली जाती है। फिर डग बोट्स ऑयल प्लेटफॉर्म को खींचकर वेसल्स के ऊपर से ले जाती है और फिर आखिर में वेसल पानी को वापस बाहर निकालती है, जिसकी वजह से वेसल ऊपर उठ जाती है। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं होता जितना आपने इसे एनिमेशन में देखा। इस काम के लिए समंदर का पुरसुकून होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर लहरों में ये काम किया गया तो एपोमेटिक्स सही से वेसल के ऊपर लोड नहीं हो पाएगा और ये चीज वेसल्स और एपोमेटिक्स दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। सुपर टाइफून की वजह से समंदर में काफी तेजी थी। लहरों और तेज हवाओं की वजह से ये काम करना मुमकिन नहीं था। दूसरी जानिब वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था। सारी टीम का स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा हो चुका था। खुशकिस्मती से मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से टीम को अगली सुबह
सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया गया, जिसमें चांसेस थे कि समंदर पूरी तरह पुरसुकून रहेगा। अगर इन 2 घंटों में ये काम ना किया गया तो फिर इसके बाद कोई और चांस नहीं मिल पाएगा। सुपर टाइफून अब सिर्फ 36 घंटे दूर था। सुबह सवेरे जैसे बताया गया था, समंदर वाकई पुरसुकून था। पहली ही फुर्सत में आयल प्लेटफॉर्म को वेसल के ऊपर खींच कर लाया गया। वेसल ने उसको पानी से निकाल कर अपने ऊपर लोड कर लिया। सुपर टाइफून से कई घंटे पहले यह एपोमेटिक साउथ कोरिया को अलविदा कहने में कामयाब हो चुका था। शेल ने अपने आयल प्लेटफॉर्म को सुपर टाइफून से बचाकर पहला चैलेंज तो मुकम्मल कर लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आगे कोई और चैलेंज नहीं आने वाला। कई महीनों के सफर के बाद साउथ टेक्सास में आयल प्लेटफॉर्म को दोबारा अनलोड किया गया। चूंकि 4 मॉड्यूल्स ऐसे थे जो यहाँ तैयार किए जा रहे थे। मॉड्यूल्स को एक एक करके प्लेटफॉर्म पर फिट किया गया। एक बार फिर से 130 किलोमीटर दूर अपनी मंजिल की तरफ रवाना किया गया। यहाँ इसको अगले 40 सालों तक रहना था। पूरे 7 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार अब तो वो घड़ी आ चुकी थी जब एपोमेटिक्स को 30,000 फीट नीचे आयल व्हील के साथ कनेक्ट करना था। जिस जगह एपोमेटिक्स को पानी में फ्लोट कर दिया है, यहाँ समंदर का बॉटम 7400 फीट डीप है। इतनी ज्यादा गहराई है कि इसमें 3 बुर्ज खलीफा फिट आ सकते हैं। लेकिन जिस आयल व्हील से एपोमेटिक्स को कनेक्ट करना था, वो हैरानकुन तौर पर इस गहराई से भी मजीद 22,600 फीट नीचे थी। समंदर की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जहाँ पर किसी इंसान का जाना, वहाँ कोई मिशन अंजाम देना इम्पॉसिबल होता है। लिहाजा समंदर के बॉटम पे आयल व्हील की ओपनिंग के साथ एपोमेटिक्स को कनेक्ट करने के लिए अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इंस्टॉलेशन क्रू, जो कि एक अलग प्लेटफॉर्म से अंडर वाटर पाइपलाइंस को इंस्टॉल कर रहा था, उन्होंने आरओवी को क्रेन की मदद से समंदर के अंदर भेजा। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, इसमें पाइपलाइन को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से आयल व्हील की ओपनिंग के ऊपर लाकर लैंड कराना होता है। 7200 फीट नीचे ये काम इतनी एक्यूरेसी से अंजाम देने का कंट्रोल ऊपर बैठे आरओवी ऑपरेटर के हाथ में होता है, जो किसी वीडियो गेम की तरह ये मिशन परफॉर्म कर रहा होता है। खुशकिस्मती से ये काम पहली बारी में ही कर लिया गया। अब बारी थी पाइप को इंस्टॉलेशन प्लेटफॉर्म से एपोमेटिक्स तक ट्रांसफर करने की। इस प्रोसेस को राइजर ट्रांसफर कहा जाता है, जिसमें 4 अलग अलग वेसल एक साथ काम करती हैं। पहले एपोमेटिक्स में से एक चेन निकाली गई, आरओवी से ये चेन लेकर दूसरी शिप तक पहुंचाई गई, और फिर इस शिप से ये चेन दूसरे प्लेटफॉर्म ने खींच ली, और फिर आखिर में एपोमेटिक्स से इस चेन को खींचकर पाइप को अपनी तरफ कर लिया गया। इसके बाद शुरू किया गया ड्रिलिंग का काम। सी बेड से भी 22,600 फीट नीचे पाइप को आयल व्हील तक ड्रिल करना था। कई महीनों की ड्रिलिंग के बाद आखिरकार पाइप आयल व्हील तक पहुंच चुका था। अब बारी थी आयल को पंप करने की। इस लम्हे को देखने के लिए पूरी टीम जमा हो चुकी थी। एक बटन की मदद से आयल पंप को ऑन किया गया। 30,000 फीट नीचे से जब पहली बार आयल पंप हुआ तो सबके चेहरों पर खुशी देखने जैसी थी। वर्कर्स, इंजीनियर्स और मैनेजमेंट के 7 सालों की मेहनत रंग ले आई। आयल का फ्लो और इसकी क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट थी। आज एपोमेटिक्स हर रोज 1,75,000 बैरल्स आयल प्रोड्यूस करता है, जिससे इतना फ्यूल बनता है जो 40 लाख गाड़ियां एक दिन में इस्तेमाल करती हैं। शेल का मानना है कि अगले 40 सालों तक यानी 2060 तक एपोमेटिक्स इसी तरह आयल प्रोड्यूस करता रहेगा।